बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में विनीता की दो बेटियां थीं, सुमन और श्वेता। सुमन विनीता की अपनी सगी बेटी थी और श्वेता उसकी सगी बेटी नहीं थी। जब श्वेता 1 वर्ष की थी तो वह उसे एक पेड़ के नीचे रोते हुए मिली थी। विनीता अच्छे स्वभाव की औरत थी, इसलिए वह श्वेता को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है और उसकी देखभाल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही करती है। और देखते ही देखते श्वेता और सुमन बड़ी हो जाती हैं। श्वेता बहुत ही ज्यादा होशियार थी, समझदार थी, बड़ों का आदर करती थी, इसलिए विनीता श्वेता से ज्यादा प्यार करती थी। और वहीं दूसरी तरफ सुमन, वह बस दोस्तों के साथ घूमती, पार्टी करती, शॉपिंग करती और अपनी माँ की बात भी नहीं सुनती थी, जिस वजह से उसे अपनी माँ से डांट भी सुननी पड़ती थी। और यही वजह थी कि सुमन हमेशा श्वेता से जलती थी और हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुमन रात को देर से घर लौटती है और उसने ड्रिंक भी कर रखी होती है। जब इस बात की खबर विनीता को लगती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सुमन को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, सुमन, रोज रोज ही है, तुम रात को कितना लेट आ रही हो और तुम्हारे मुंह से कैसी बू आ रही है? तुम ठीक तरह से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही, कहीं तुमने ड्रिंक तो नहीं कर रखी? सुमन, तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, तुम बदतमीज हो रही हो। अपनी बड़ी बहन को देखो, वह कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है, मेरे साथ मेरे कामों में कितना हाथ बटाती है और इसकी वजह से मेरा सर गर्व से ऊंचा रहता है और हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे नीचे देखना पड़ता है। तुम अपनी बड़ी बहन जैसी क्यों नहीं बन जाती? यह गंदी हरकतें छोड़ दो। मुझे इस बहन जी के जैसे बनने का कोई शौक नहीं है, बस घर की 4 दीवारी में रहूं नौकरानी बनकर, तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाऊं, मेरी सारी उम्र तो यूं ही चली जाएगी। यही तो उम्र होती है खेलने कूदने की, एंजॉय करने की, और उसमें भी आप चाहती हैं कि मैं इस बहन जी जैसी बन जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। और मैं इस जैसा क्यों बनूं? यह मेरी सौतेली बहन है, मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। आप इसे पेड़ के नीचे से उठा कर लेकर आई थी, मैं सब जानती हूँ और मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे रूम में जाने दीजिए। सच में सुमन, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई हो, तुम्हारी रस्सी खींचनी पड़ेगी वरना तुम तो बेलगाम का घोड़ा बन जाओगी। आज से तुम्हारा दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद, ना तुम किसी दोस्त से मिलोगी, ना ही पार्टी करोगी और तुम्हें पॉकेट मनी का ना 1 रुपया दिया जाएगा, तभी तुम्हें अक्ल ठिकाने आएगी। और बाद में तुमसे सुबह करती हूँ जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा। सुमन अपने रूम में चली जाती है। सुमन की रोज रोज की यह बदतमीजी देखकर विनीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी श्वेता विनीता को समझाती है, माँ आप परेशान मत होइए, सुमन छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ कि आप सुमन की तरफ से कितनी ज्यादा दुखी हैं। मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ओ मेरी प्यारी बेटी श्वेता, तुम कितनी अच्छी हो। अगर तुम ना होती तो शायद पता नहीं आज मेरा क्या होता। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। और एक सुमन है जिसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। तुम मेरी आंखों का तारा हो, मेरे दिल का सुकून हो। विनीता अपनी सौतेली बेटी से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वह उसका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन विनीता और श्वेता शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी। तभी विनीता का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। श्वेता अपनी माँ की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ अपनी आंखें खोलिए, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये जो आपको इतना सारा खून निकल रहा है ना, इससे भी आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, बस आप अपनी आंखें खोलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। इस तरह से श्वेता बहुत ज्यादा रोती है और आसपास के लोग श्वेता को दिलासा देते हैं। कुछ समय बाद सुमन और श्वेता विनीता का दाह संस्कार कर देती हैं। विनीता की मृत्यु के बाद सुमन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब वह अपने दोस्तों को घर के अंदर लाना शुरू कर देती है और घर के अंदर शराब पीती है, पार्टी करती है और श्वेता को नौकरानी बनाकर रखती है। ऐसे ही एक दिन श्वेता सुमन से कहती है, सुमन, माँ तुम्हें कितना ज्यादा समझाती थी, तुम्हें समझाते समझाते इस दुनिया से चली गई। प्लीज उनके जाने के बाद तो तुम उनकी आत्मा को सुकून पहुँचाओ। वह तुम्हें ऐसे देखती होंगी तो कितना ज्यादा परेशान होती होंगी। तुम पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। और तुम कितने पैसे खर्च करती हो, तुमने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, बस हमारे पास एक यही घर बचा है। सुमन प्लीज ऐसा तो मत करो।
तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। जो मुझे हमेशा सुनाती रहती थी वह मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर उन्हें बुरा लगता है तो लगने दे। तू मेरी सौतेली बहन है, मैं तेरी बात क्यों सुनूं? अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अगर तू इस घर में रहेगी तो हमेशा मेरे कान पर चीख 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 करती रहेगी और तू मेरा जीना मुश्किल कर देगी। और मैं अपनी जिंदगी में किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहती। इसलिए चल मेरे घर से निकल और अपना ठिकाना और कहीं कर, क्योंकि तू इस घर की बेटी नहीं है। यह सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी। सुमन, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कह रही थी, तुम मुझे इस घर से क्यों निकाल रही हो? अगर मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी तो कहाँ रहूंगी? मेरे पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। कृपया करके मुझे घर से बाहर मत निकालो। तू मेरे घर से बाहर निकलती है या नहीं, या फिर मैं तुझे पुलिस के हवाले करूं? सीधी सराफत से मेरे घर को छोड़कर चली जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तूने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। बचपन से लेकर आज तक तेरी तारीफ सुन सुनकर थक चुकी हूँ, और माँ की चिक चिक भी। माँ से तो छुटकारा मिल गया, अब मुझे तुझसे भी छुटकारा चाहिए। चल निकल मेरे घर से। श्वेता अच्छी तरह से जानती थी अगर वह सुमन की बात नहीं मानेगी तो वह सच में उसे पुलिस के हवाले कर देगी, झूठे इल्जाम में। इसलिए वह घर छोड़ के जाने का ही फैसला करती है। बेचारी श्वेता, उसके पास रहने के लिए ना कोई घर था और ना ही उसके पास खाने के लिए एक भी रुपया। वह सड़कों पर इधर उधर भटकती रहती है और अपनी माँ विनीता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ देखिए, आप मुझे बचपन में पेड़ के नीचे से उठा के लेकर आई थी। आपने मुझे आशियाना दिया, अपना आंचल दिया। आपने मुझे कितनी सारी खुशियाँ दी, और आपके जाने के बाद मैं दोबारा से अनाथ हो गई। सुमन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 2 दिन हो गए इसी तरह से भटकते भटकते। मैं कहाँ जाऊँ? मैं भूखी भी हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया? माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपको तो अभी सुमन को भी सुधारना था। देखिए, उसकी बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसे सही और गलत का कुछ पता ही नहीं है, बस गलत ही गलत कर रही है। इस तरह से श्वेता अपनी सौतेली माँ विनीता को याद कर कर बहुत रोती है। तभी श्वेता की नजर एक जंगल की तरफ जाती है जहाँ से रोशनी आ रही थी, जिसे देखकर श्वेता चौंक जाती है। अरे, यह रोशनी कहाँ से आ रही है? ऐसी चमकती रोशनी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मुझे उस जंगल के अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर वहाँ पर क्या है। हाँ, मुझे वहाँ पर देखना ही चाहिए। ऐसा सोचकर श्वेता जैसे ही उस जंगल के अंदर जाती है जहाँ से रोशनी आ रही थी, तो श्वेता को 2 नदी नजर आती हैं, जहाँ एक नदी के पास सोने का घर था और दूसरी नदी के पास चांदी का घर था। तभी सोने के घर की नदी से आवाज आती है, श्वेता, मैं जादू सोने के घर की नदी हूँ। मेरे जादू सोने के घर के अंदर आओ। इस घर के अंदर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, जैसे सोना, हीरे, मोती, पैसे, बहुत कुछ। और तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की होगी। आओ मेरे घर के अंदर आओ, लेकिन मेरे घर के अंदर आने के लिए बस तुम्हें एक छोटी सी शर्त माननी होगी। मेरे नदी का पानी सूखता जा रहा है, इसलिए मेरे जादू सोने के घर को 2 सुंदर लड़कियों की बलि की जरूरत है। बस 2 सुंदर लड़कियों की बलि चढ़ाओ और सारी जिंदगी ऐश करो, ऐश। श्वेता, मैं जादू चांदी के घर की नदी हूँ। तुम मेरे घर के अंदर आओ। इस घर के अंदर तुम्हें कोई धन दौलत नहीं मिलेगी, न पैसा, न सोना, न चांदी, न रुपया, कुछ भी नहीं। बल्कि मेरे घर के अंदर एक छोटा सा गांव बसता है, जिसके अंदर कम से कम 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं। उनकी तुम्हें सेवा करनी होगी, और जैसे ही वे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे तो जो मेरी नदी का पानी सूख रहा है वह दोबारा से बढ़ जाएगा। लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम सारी जिंदगी ऐश करने के लिए 2 सुंदर लड़कियों की बलि चढ़ाकर धन दौलत प्राप्त करना चाहती हो, या फिर 100 बच्चों को नया जीवन देकर पुण्य कमाना चाहती हो। मेरे पास रहने के लिए न घर है और न खाना खाने के लिए पैसे, कुछ भी नहीं है। मुझे धन दौलत की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरी माँ समझाती थी कि लालच बहुत बुरी बला होती है। कभी भी हमें लालच में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं जादू चांदी के घर के अंदर जाना चाहती हूँ और 100 बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ और पुण्य कमाना चाहती हूँ। पुण्य कमाना दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत है और मैं वही प्राप्त करना चाहती हूँ।
ऐसा कहकर श्वेता नदी के सहारे जादी चांदी के घर के अंदर चली जाती है और वहाँ जाकर श्वेता देखती है तो वह घर धन दौलत से भरा हुआ था। यह देखकर श्वेता चौंक जाती है और सोचती है कि सब बच्चे कहाँ पर हैं। तभी उसे जादी चांदी के घर से आवाज आती है, श्वेता तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, वरना आज के टाइम में इतनी सारी धन दौलत छोड़कर कौन किसकी मदद करना चाहता है। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इस सब के बावजूद भी तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, तुमने लोगों की मदद करने के बारे में सोचा। इससे पता चलता है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। यह घर भी तुम्हारा है और इसकी धन दौलत भी तुम्हारी है। इस घर को तुम जहाँ चाहो वहाँ रख सकती हो और इसकी मदद से तुम औरों की भी मदद कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो अब तुम्हारी जिंदगी में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। जाओ प्यारी बच्ची, खुश रहो। जादी चांदी के घर की बातें सुनकर श्वेता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी जादी चांदी का घर लेकर एक गांव में आ जाती है और वहां रहने लगती है और जादी चांदी के घर की धन दौलत से गांव के गरीब, परेशान और अनाथ लोगों की बहुत मदद करती है, जिस वजह से श्वेता का आस पड़ोस में बहुत नाम होने लगता है, उसकी जय जयकार होने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुमन आज बहुत गरीब हो चुकी थी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने जुए में, शराब में, पार्टी में, आवारा दोस्तों के साथ सब उड़ा दिया था और वह दर दर की ठोकरें खा रही थी। लेकिन जब एक दिन वह श्वेता को लोगों को सोना, चांदी, कपड़ा, अनाज बांटते हुए देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह सोचती है, अरे यह मेरी सौतेली बहन श्वेता कैसे लोगों को सोना, चांदी, कपड़ा, रुपया, अनाज बांट रही है। इसने कितनी सुंदर सोने की ड्रेस पहन रखी है। यह इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई। यह तो मुझे देखकर हंसेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी। मैंने तो इसे धक्के मार के इसलिए निकाला था ताकि यह दर दर की ठोकरें खाए, लेकिन ये मनहूस तो ऐश की जिंदगी गुजार रही है और मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता लगा नहीं होगा कि ये मनहूस इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई। हाँ, ऐसा सोचकर सुमन श्वेता के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन श्वेता अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। माँ, आपको पता है मैंने आपके नाम का एक अनाथालय खोला है जिसमें किसी भी बच्ची को कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह माँ सब कुछ बस मुझे आपकी परवरिश की वजह से ही मिला है। आपने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी कि मुझे जादुई सोने और चांदी की नदी के घर से जादुई चांदी का घर मिला, जिसकी मदद से मैं एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रही हूँ। ओहो, अच्छा, तो जादू सोने चांदी की नदी के घर की मदद से इतनी अमीर हुई है। अब मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। मैं भी दोबारा से अमीर हो जाऊंगी और मैं भी महारानी वाली जिंदगी बिताऊंगी। ऐसा सोचकर सुमन उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर जादी सोने और चांदी के घर की नदी थी और वहां जाकर रोने लगती है। तभी सुमन से भी यही पूछा जाता है कि वह जादी सोने के घर की धन दौलत लेकर ऐश की जिंदगी गुजारना चाहती है या फिर सब बच्चों की सेवा करना चाहती है। तभी सुमन हंसते हुए कहती है, अरे जादी सोने चांदी के घर की नदी, तुम भी बड़ी बेवकूफ हो। अरे जिसके सामने इतनी सारी धन दौलत पड़ी होगी तो वह धन दौलत ही तो चुनेगा। वो पागल तो नहीं है जो फ्री में 100 बच्चों की सेवा करेगा। मुझे तो जादी सोने के घर के अंदर जाना है और वहाँ की धन दौलत लेकर इस दुनिया पर राज करना है। मुझे बहुत अमीर होना है और श्वेता की 25 से भी ज्यादा अमीर। ऐसा कहकर सुमन नदी के सहारे जादी सोने के घर के अंदर चली जाती है और वह उस घर के अंदर जाकर देखती है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और चुड़ैलों की, भूतों की आवाजें आ रही थी और यह आवाजें सुनकर सुमन घबरा जाती है और वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। तभी जादी सोने के घर से आवाज आती है, तुम जैसे लालचियों की यही सजा है। अब तुम कभी बाहर नहीं आओगी, यहीं रहोगी और अमावस वाले दिन तुम्हारी इस जादू सोने के घर की नदी को बलि चढ़ाई जाएगी। हा 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 हा। यह सुनकर सुमन घबरा जाती है और बहुत रोती है। इस तरह सुमन को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ श्वेता अपने अच्छे स्वभाव की वजह से एक खुशहाल जिंदगी बिताती है और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियाँ लेकर आती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और लालच तो कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। बहुत समय पहले की बात है,
रामपुर नामक गांव में दिव्या अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही दिव्या के माता पिता की एक ट्रेन हादसे में मृत्यु हो जाती है। इसलिए दिव्या के मामा दिव्या की परवरिश के लिए उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं, ताकि उसकी अच्छी तरह देखभाल हो सके। दिव्या के मामा तो बहुत अच्छे थे, वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। लेकिन मामी सुरेखा वह दिव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह नहीं चाहती थी कि दिव्या उनके साथ उनके घर में रहे, लेकिन अपने पति के सामने सुरेखा की एक नहीं चलती थी और वह बस एक मौके का इंतजार देख रही थी। और कुछ दिन बाद सुरेखा को यह मौका मिल भी जाता है, क्योंकि एक दिन दिव्या के मामा को काम के सिलसिले से शहर जाना पड़ जाता है। तभी सुरेखा इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। दिव्या स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी सुरेखा दिव्या के पास जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर बाल खींचते हुए कहती है, मनहूस, इस पल का मुझे कब से बेसब्री से इंतजार था कि तेरे मामा कब शहर जाए और कब मैं तुझसे गिन गिन कर बदले लूं। यह जो तूने स्कूल जाने के लिए ड्रेस पहनी है ना, इसे उतार कर घर के कामों में लग जा, वरना मार मार कर तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मामी जी, आपको तो पता है एग्जाम चल रहे हैं, अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो एग्जाम कैसे दोगी, और अगर एग्जाम नहीं दिए तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। और ये आपको अचानक क्या हो गया? मामा जी के सामने तो आप बहुत प्यार करती थी, उनके शहर जाते ही आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? मामी जी, मेरा स्कूल जाना बंद मत कीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब मैं तुझ जैसी मनहूस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा बर्दाश्त का बंध टूट चुका है। पहले अपने माता पिता को खा गई और अब इस घर में आकर अपनी मनहूसत फैला रही है। हम दोनों पति पत्नी में लड़ाई करवाती है। मनहूस, हम तेरा पालन पोषण करें या फिर अपने बच्चों का? मेरी भी बेटी है, मैं तुझे उसका हक नहीं मानने दूंगी, इसलिए आज से तेरा स्कूल जाना बंद। अब तू मेरे लिए सिर्फ एक नौकर की हैसियत से है। अगर तू घर के सारे काम करेगी, जिस हालत में मैं तुझे रखूंगी उस हालत में रहेगी तो तू इस घर में रहेगी, वरना मैं तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। अब तेरे मामा भी नहीं है यहाँ तेरी साइड लेने के लिए, और जब वो यहाँ आएंगे तो तेरे बारे में पूछेंगे तो मैं कोई भी मन गढ़ंत कहानी सुना दूंगी, तेरे खिलाफ भड़का दूंगी, समझ रही है? और वैसे भी तो मुझे ऐसी वैसी औरत मत समझना, मैं बहुत खतरनाक औरत हूँ, समझ रही है? बेचारी दिव्या चुपचाप अपनी मामी की बात मान लेती है, क्योंकि दिव्या अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी मामी कितनी ज्यादा खतरनाक है। वह जो कहती है वैसा ही करती है। अगर उसने अपनी मामी की बात नहीं मानी तो वह कहाँ जाएगी? उसके पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। बेचारी दिव्या मायूस होकर अपनी स्कूल की ड्रेस उतार देती है और घर के काम काज में लग जाती है। दिव्या पूरे दिन घर के काम करती और उसके बाद सुरेखा के पैरों की मालिश करती। और सुरेखा की बेटी नैना, वह भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। वह भी दिव्या को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। अपना स्कूल का सारा होमवर्क दिव्या से कराती थी और उससे खाने के लिए कभी कुछ मंगाती तो कभी कुछ मंगाती। जितना हो सकता था दोनों माँ बेटी मिलकर दिव्या को परेशान कर रही थी। और खाने के लिए भी 3-4 दिन में सिर्फ एक ही बार उसे देती और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े देती। ऐसे ही एक दिन नैना और सुरेखा दोनों किसी की पार्टी में जा रही थी। नैना अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी दिव्या नैना से कहती है, नैना, मैंने तुम्हारी अलमारी आज देखी है। तुम्हारे पास कितना ज्यादा सामान है, कितनी ज्यादा नेल पॉलिश, लिपस्टिक और कितनी ज्यादा सुंदर सुंदर ड्रेस। यह सब तो मैंने बस सपने में ही देखा है, आज हकीकत में देखकर कैसा लग रहा है? नैना, अगर तुम्हारी कोई चीज रिटायर हो गई हो तो प्लीज मुझे दे दो, मैं भी यूज कर लूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें मैंने आज से पहले कभी यूज नहीं की। तूने अपनी औकात देखी है? तो इस घर की नौकरानी है और मैं इस घर की मालकिन, और तू अपने मन से इतनी ज्यादा महंगी महंगी और ब्रांडेड चीजों का ख्याल निकाल दे, क्योंकि मैं तुझे अपना एक फटा हुआ रुमाल ना दूं। यह सब चीजें देनी तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन, मैं पार्टी में जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगा लेना। अगर मुझे कोई भी चीज इधर से उधर नजर आई तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। इस तरह से नैना दिव्या को जोर जोर से डांट रही थी। यह आवाज सुनकर सुरेखा रूम में आती है और अपनी बेटी से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तो इतना क्यों भड़क रही है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है तो ज्यादा टेंशन मत लिया कर। अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो मुझसे कह दिया कर। और ये नौकरानी मनहूस तुझसे क्या कह रही है, जरा तो मुझे तो बता। मैं इस नौकरानी की अभी खबर लेती हूँ, अगर इसने तुझे जरा भी परेशान किया हो तो।
अपनी माँ के बार बार पूछने के बाद नैना उन्हें सब बता देती है कि किस तरह वह उसकी चीजों पर नजर रखती है। तभी सुरेखा दिव्या को एक जोर से थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है, मनहूस, हमेशा बस सजने संवरने का ही तुझे शौक है, काम करने का तो है नहीं। हमेशा तुझसे बस काम कह कह कर करवाना पड़ता है। घर कितना गंदा पड़ा है और कितने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं और अभी इस्त्री भी होनी है। बस 24 घंटे आराम आराम आराम। काम तो इस महारानी से कह ही मत दो। इतना सारा काम जब पड़ा है वह कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। जब तक हम दोनों पार्टी में से वापस आते हैं तब तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए। और आज के बाद मेरी बेटी की किसी भी चीज पर नजर मत रख लेना, वरना तेरी आंखें निकाल लूंगी। मम्मी, आपको पता है एक बार मैंने इस नौकरानी को बादाम खाते हुए देखा था। अब हम पार्टी में जा रहे हैं, हमारे पीछे तो न जाने नौकरानी क्या क्या चीज खाएगी। फ्रीज में मिठाइयाँ पड़ी हैं और किचन में सभी ड्राई फ्रूट रखे हैं। ये मनहूस उन्हें निकाल कर खा लेगी और इसके तो मजे ही मजे आ जाएंगे। मैं कहती हूँ कि आप फ्रीज में ताला लगा दीजिए। और हाँ मम्मी, आपने सभी गहने और पैसे लॉकर में रख दिए हैं ना? क्या पता ये गहने और पैसे चुरा कर भाग जाए। ऐसी 2 टके नौकरानी और गरीब लोगों का कुछ पता नहीं होता, ये कब क्या कर बैठे। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, तो कितनी ज्यादा समझदार हो गई। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, माँ पर। तो सही कह रही है। मैं अभी किचन के अंदर और फ्रिज के अंदर ताला लगा देती हूँ और तू गहने और पैसों की फिक्र मत कर, वह सब बैंक में है। जब ऐसी गरीब और मनहूस नौकर घर में हो तो उनसे ये सब चीज छुपा कर ही रखनी चाहिए। और तू सुन मनहूस, मैं तेरी खाने की प्लेट बाहर रख दूंगी जो तुझे रोज मिलता है और हमारे आने से पहले पहले सभी काम हो जाने चाहिए। महारानी बनकर आराम मत करने लग जाना। हाँ, ऐसा कहकर सुरेखा फ्रिज और किचन के अंदर ताला लगा देती है। दोनों माँ बेटी सज धज कर पार्टी में चली जाती हैं और दिव्या बेचारी घर में अकेली घर की देखभाल करने के लिए रह जाती है। वह पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है, उसके बाद कपड़े धोती है, इस्त्री करती है। सुरेखा और नैना के रूम की अच्छी तरह सफाई भी करती है, उनके कपड़े अलमारी में लगाती है और सारा काम करने के बाद वह अपने हिस्से का खाना किचन के बाहर से लेने जाती है। और खाना देकर दिव्या के आंसू रुकते नहीं हैं। वह बहुत रोती है क्योंकि रोज तो उसे 2 रोटी सब्जी के साथ मिल जाया करती थी, लेकिन आज सुरेखा जानबूझकर 4-5 दिन की बासी 2 रोटी चटनी के साथ रख कर गई थी। यह देखकर दिव्या को बहुत दुख होता है और वह अपने माता पिता को याद कर कर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ, पिताजी, आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। आप दोनों मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? इस दुनिया में अनाथ बच्चों का कोई नहीं होता, अपने ही उन्हें बोझ समझने लगते हैं। आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पर कितना अत्याचार हो रहा है। देखिए कैसे मुझे सूखी रोटी चटनी के साथ मिली है। यह सब कुछ जानबूझकर क्या है ताकि मैं भूखी रह जाऊं और वह पार्टी में एंजॉय कर रही होंगी। माँ, पिताजी, आपको पता था ना कि मुझे पढ़ने का कितना शौक था। पढ़ लिख कर मैं कुछ बनना चाहती थी, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद मेरा ये सपना अधूरा ही रह गया। मुझसे मेरी पढ़ाई छिड़ गई। मम्मी की यह सारी बात कड़वे कड़वे घूंट मजबूरी में पीती हूँ ताकि वह मुझे घर से बाहर न निकाले। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत। इस तरह से दिव्या बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी और अपने माता पिता को याद कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह दरवाजे को खटखटाती है। दिव्या तुरंत दरवाजे पर जाती है तो वह बूढ़ी औरत दिव्या से कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है? क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत समय से कुछ नहीं खाया। अम्मा जी, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि मैं अपने हाथ से किसी को कुछ दे सकूं। मैं तो खुद दूसरों की ठोकरों में रोटी खा रही हूँ। आपको पता है मेरी मम्मी मुझे ये 2 सूखी रोटी देकर गई हैं। 2 दिन बाद मुझे ये फिर मिल जाएंगी। अगर आप खा सकती हैं तो खा लीजिए, मैं आज भूखी रह जाऊंगी। बेटा, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। बेटा, मैं कब से एक ऐसी ही लड़की की तलाश कर रही थी जो दूसरों की मदद करती हो। बेटा, मैं परी लोक की सबसे ज्यादा शक्तिशाली रानी परी हूँ, लेकिन पृथ्वी की डायना चुड़ैल ने मुझे बुढ़िया बना दिया और उसने मेरी जादुई छड़ी बादलों में जादुई 3 चांद
के अंदर रखी है। मेरी जादुई छड़ी लाना इतना आसान नहीं है। वहाँ जाकर पहले तुम्हारी परीक्षा होगी और अगर तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई तभी मेरी जादुई छड़ी ला सकती हो। बेटा, क्या तुम मेरी जादुई छड़ी लेकर आओगी? अम्मा जी, मगर मैं जादुई 3 चांद तक कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो कोई जादुई शक्ति भी नहीं है। बेटा, यहाँ से कुछ दूर चलना, तभी तुम्हें एक जंगल नजर आएगा और उसके पीछे एक पहाड़। बस वहाँ जाकर अपनी आंखें बंद कर लेना। उसके बाद तुम जादुई 3 चांद के पास पहुँच जाओगी। जैसा कि वह बूढ़ी औरत ने कहा था, दिव्या वैसा ही करती है और वह कुछ ही समय में जादुई 3 चांद के पास पहुंच जाती है। तभी पहले जादुई चांद से आवाज आती है, दिव्या, दिव्या, तुम मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। यहाँ की दुनिया तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर बस सोना ही सोना है। इतना सोना देखकर तुम्हारी आंखें चमचमा जाएंगी। यहाँ आकर तुम ऐश करोगी, ऐश। आओ आओ, मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। दिव्या, दिव्या, तुम मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। यहाँ पर तुम्हें हीरे ही हीरे, पैसे ही पैसे नजर आएंगे। इतनी सारी धन दौलत देखकर तुम्हारी आंखें चमचमा जाएंगी और तुम इतनी सारी धन दौलत से ऐश ही ऐश करोगी। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आ जाओ, मेरे जादुई दूसरे चांद के अंदर आ जाओ। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। बस यहाँ की धन दौलत ले जाओ। दिव्या, दिव्या, तुम यहाँ रानी परी की जादुई छड़ी लेने आई हो। वह मेरे अंदर है। आ जाओ और मेरे अंदर से रानी परी की जादुई छड़ी ले जाओ जो डायना चढ़ा ले रखी है। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम पहले और दूसरे जादुई चांद के अंदर की धन दौलत लेकर आओगी तो तुम जादुई छड़ी नहीं लेकर जा सकती। बस तुम यहाँ से एक ही चीज लेकर जा सकती हो, या तो ढेर सारी धन दौलत या फिर रानी परी की जादुई छड़ी जिसके अंदर उनकी जान बसी है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनती हो। मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। मुझे पता है कि लालच बुरी बला होती है। मैं जादुई तीसरे चांद के अंदर आऊंगी और रानी परी की जादुई छड़ी लेकर जाऊंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिव्या के इतना कहते ही दोनों जादुई चांद गायब हो जाते हैं और असली जादुई चांद रह जाता है जिसके अंदर रानी परी की जादुई छड़ी थी। दिव्या उस जादुई चांद के अंदर जाती है, वहाँ से जादुई छड़ी लेती है और बूढ़ी औरत के पास आ जाती है और उन्हें लाकर दे देती है। जादुई छड़ी की मदद से वह बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है और वह रानी परी बन जाती है। तभी वह दिव्या से कहती है, मैंने तुम्हारा चयन कर बहुत अच्छा किया। मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर मेरा काम पूरा करोगी। 10 साल बाद मैं अपने असली रूप में आई हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम धन दौलत का लालच करती जैसे कि तुम्हें पहले और दूसरे जादुई चांद ने दिया था, सोने हीरे और पैसों का, मगर तुमने लालच नहीं किया। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे मेरी जादुई छड़ी दी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह लो मेरी अंगूठी, इसे पहन लो और तुम इस अंगूठी से जो मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बेटा, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना। रानी परी अपनी अंगूठी देकर परी लोक वापस चली जाती हैं। दिव्या बहुत खुश थी और वह अंगूठी पहन लेती है और उससे बहुत सारे पैसे मांगती है। उसके सामने आ जाते हैं। तभी दिव्या अपनी मामी का घर छोड़कर दूसरे गांव चली जाती है और वहां जाकर अपना घर बनाती है और उसे पढ़ने का शौक था, इसलिए वह फौरन अपना एडमिशन भी करा लेती है और वह खुशी खुशी स्कूल जाती है, अपनी मामी के अत्याचार से बहुत दूर। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन दिव्या सुरेखा और नैना को शॉपिंग मॉल में मिलती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती हैं। नैना बेटा देख, हमारे घर की मामूली सी नौकरानी कितने बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही है। मैंने तो सोचा था हमारे अत्याचार के डर से किसी अनाथालय में पड़ी होगी, लेकिन ये तो महंगी महंगी चीज खरीद रही है। आखिर इसके पास ऐसा क्या आ गया? तभी दोनों माँ बेटी दिव्या के पास जाती हैं और उसे कहती हैं, अरे वाह दिव्या बेटा, तुम इतने बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही हो। तुम्हारे घर से जाने के बाद मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, अपने अमीर होने का राज अपनी मामी को नहीं बताओगी? हाँ हाँ मामी, क्यों नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपको पता है हमारे गांव के बाहर जो जंगल है उसके पीछे एक काली पहाड़ी है। बस वहां जाकर अपनी आंखें बंद कर लेना और फिर तुम तुरंत जादुई 3 चांद के पास पहुंच जाओगी। वहां जाकर तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुम अपने सवाल में पास हो गई तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिल जाएगी।
दिव्या की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी को धन दौलत का लालच आ जाता है और वह कुछ समय बाद जादुई 3 चांद के पास पहुंच जाती हैं। जैसा कि दिव्या से सवाल पूछे गए थे वैसे ही एक एक कर दोनों माँ बेटी से भी पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हें तो धन दौलत से मतलब था, इसलिए वह पहला और दूसरा जादुई चांद चुनती है और जैसे ही उसके अंदर जाती है तो कभी लौटकर नहीं आती। दोनों चांद के साथ वह भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। इस तरह उन्हें उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और दिव्या अपने अच्छे स्वभाव की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।